नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और अपने इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में आज है हमारा सेशन नंबर 36। इस सेशन नंबर 36 में जो हम 6 चीज़ें पढ़ेंगे, पहला हम जानेंगे ब्लैक मनी और उससे जुड़े हुए कानून भारत के अंदर में, क्योंकि लोकसभा में इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल मानसून सत्र में बातें चल रही हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है, ये भारत में कहाँ पर है, किस लिए बनाए गए हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे बात करेंगे। थर्ड इज कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, तो क्या ऐसी भी कोई एक्सरसाइज होती है और होती है तो कहाँ हो रही है और किन देशों के बीच होती है, तो इसको भी जानेंगे। चौथा, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो एक ऐसी स्कीम जिसमें गरीब और एम्प्लॉयमेंट दोनों साथ साथ हैं। सो इट्स अ ट्रेमेंडस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन। फोर्थ, सॉरी माफ कीजिएगा, फिफ्थ, निफ्टम बिल 2021, तो निफ्टम जो इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, भारत में 2 इंस्टीट्यूट हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सिक्स, हिंद की सेना के ऊपर कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, इस पे बात करेंगे। और एक आपको मैं थोड़ी सी हल्की सी कहानी बताऊंगा, आपको काफी मजा आएगा। सेवंथ, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक मनी इन इंडिया। भारत में काले धन को लेकर क्या कानून है, हैं तो कितने कड़े हैं, क्या है, इस पे बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है, जरा नाम बताइए आप कमेंट थ्रेड में कि ये महाशय कौन है। पहले अनुराग ठाकुर हुआ करते थे, अब बाद में कोई दूसरे आए हैं। So basically, Union Minister of State for Finance has stated in Lok Sabha that government's black money law has helped detect several instances where Indians have been found stashing undisclosed income overseas. तो लोकसभा में माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि जो काले धन के ऊपर जो कानून भारत में है, उसने इतनी मदद की है चीज़ों को पकड़ने में, ब्लैक मनी मार्केट को पकड़ने में, मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने में, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी बढ़िया रही है। तो ऐसा कहना है उनका। देखिए, ब्लैक मनी क्या होता है, अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन पे बात करें तो इकोनॉमी थ्योरी के आधार पर इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है। इसके अलग अलग तरीके के नाम हैं। पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं, ब्लैक इनकम कहते हैं, अनअकाउंटेड इकोनॉमी कहते हैं, इलीगल मनी कहते हैं, इरेगुलर इकोनॉमी में इसे काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन कोई भी एक आधिकारिक परिभाषा कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो सिंपल डेफिनेशन ब्लैक मनी की होती है ऐसा धन जो टैक्स अथॉरिटीज से छुपाया जा सके, दैट मनी विच कुड पॉसिबली बी हिडन फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, तो दैट इज नोन एज ब्लैक मनी। भारत में इसको लेके काफी कानून और कुछ एक्ट्स हैं, जैसे कि आपका फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, वही विजय माल्या वाला, राइट। सेकेंड, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसमें एक राउंड टिपिंग होता है ब्लैक मनी में। राउंड टिपिंग क्या होता है कि आप अपने चैनलाइज करते हैं ब्लैक मनी को और उसको पूरा वाइट करते हैं। इसके ऊपर एक मूवी है, जैसे शिवाजी द बॉस, आप देख लीजिए, रजनीकांत की जो मूवी है, उसमें वो ब्लैक मनी को पूरा एकदम राउंड टिपिंग का प्रोसेस दिखाता है कि कैसे वाइट करता है, राइट। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर ब्लैक मनी किसी भी देश की इकोनॉमी में है तो वो टैक्स का एक हिस्सा खा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सरकार के घाटे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर सरकार के घाटे बढ़ गए तो सरकार को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। सिंपल सा फंडा है ना, मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, घाटे बढ़ गए तो या तो बिजनेस बंद कर दो या फिर उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आओ, उसको ओवरकम करो, राइट। तो सरकार अब देश तो बंद कर नहीं सकती, तो अब उनको अपने घाटे जो हैं जो बढ़ गए हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है। उसके लिए सरकार के पास उसके तर्कश में कुछ तीर होती हैं जिसे वो छोड़ती है। सबसे पहला तीर वो छोड़ेगी, या तो टैक्स को इंक्रीज कर देगी, अलग अलग मल्टी डायमेंशन से इसमें सारी चीजें, टैक्सेशन ऑफ इंडिया पे फिर कभी बाद में बात करेंगे। सब्सिडीज को फिर वो डिक्रीज कर देगी, या फिर बोराइंग्स इतनी ज्यादा बढ़ा लेगी। लेकिन बोराइंग्स बढ़ाने का खतरा ये होता है कि जो आपका जो डेट बनता चला जाता है और जो नेशनल डेट वहां पे क्रिएट हो जाता है, समेशन ऑफ ऑल डेट इक्वल टू नेशनल डेट, तो नेशनल डेट जब इतना ज्यादा हो जाए तो फिर उसमें एक और आफत होती है, राइट। उसके कारण स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाता है, डेवलपमेंट वगैरह काफी रुक जाती है, तो ये भी सरकार नहीं चाहेगी। तो इसीलिए ब्लैक मनी इन तरीकों से जो है इम्पैक्ट करती है किसी देश की इकोनॉमी को। 2016, 8 नवंबर 2016 को जब भारत में डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण की घोषणा हुई, तो उसमें ये बातें की गई थी कि ये बताया गया था, खुद उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने खुद बोला था संसद में, मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है, कि हम जो ये कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्लैक मनी को पकड़ा जा सके। फिर इससे टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होंगी वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं तो खरीदेंगे कैसे, राइट। और अगर आप प्लास्टिक मनी में जाते हैं
डिजिटल करेंसी में जाते हैं तो वहां पे सारा ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह मिल जाता है, तो पकड़ने के चांसेस वहां पे काफी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जितना पैसा था सारा का सारा वापस आ गया इकोनॉमी के अंदर में। जितना मतलब डिमोनेटाइजेशन में जो जो ब्लैक मनी को हटाने के लिए किया गया, तो सारा पैसा वैसे का वैसे वापस आ गया। बड़ी लाइनों में खड़े रहना पड़ा। मैं खुद बता रहा हूँ, बैंकों के आगे बहुत खड़ा रहा था मैं, अखबार ले लेके द हिंदू का अखबार बैठ पढ़ते पढ़ते वो 3 घंटे का अखबार पूरा वहां खत्म हो जाता था लाइन में लगे लगे। तो ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशंस थी उस वक्त। लेकिन बाद में फिर सरकार ने बोला कि नहीं, हमें तो टैक्स बेस को काफी बड़ा करना था, काफी नैरो है, उसे एक्सपेंड करना था, इस वजह से हमने ये कदम उठाया। तो खैर कोई बात नहीं, इस पे हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। तो ये ब्लैक मनी से रिलेटेड कुछ कानून है जिन्हें आपको जानने की जरूरत है। द इन्फ्यूजन ऑफ अनअकाउंटेड ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी लीड्स टू द हायर इन्फ्लेशन, महंगाई भी यानी मुद्रास्फीति वगैरह इससे काफी बढ़ जाती है। विच ऑब्वियसली हिट्स द पुअर द मोस्ट, ऑल्सो इंक्रीजेस द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो इससे एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी राइज होती है। वैसे भारत में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, राइट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर कभी बात करेंगे। ऑक्सफैम की एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है, तो उसके ऊपर भी हम कभी किसी और सेशन में उसको लेंगे। ये चार्ट है, इसको आप देख लीजिए कि कहाँ से ज्यादा पैसा इनफ्लो हो रहा है और कहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। तो भारत में भी आप देख सकते हैं, हालांकि डेटा थोड़ा पुराना है, 2017 का डेटा है, लेकिन कोई नहीं, काम चला लेंगे। 2017 का डेटा क्यों लिया सर आपने, अब क्या करूं मैं, ये देखो खुद ही देख लो आप लोग कि पिछले 10 साल से स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का हमारे पास कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। ये सरकार ने खुद लोकसभा में ये जानकारी दी है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पुराने डेटा से ही काम चला लेते हैं, जो मिला है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत उन देशों में है जहां पे इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो में नहीं है, राइट। तो यहाँ से चैनलाइज किया जाता है ब्लैक मनी का। और एक बात ये भी बताई जाती है कि 2008 में जब यूएस में हाउसिंग मार्केट क्राइसिस आई थी, हाउसिंग मार्केट जब वहाँ का कोलैप्स हो गया था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो भारत उससे बच गया था। उसका कई कारण ये लोग बताते हैं, यानी काफी सारे इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ब्लैक मनी ने ही भारत की इकोनॉमी को उस वक्त संभाल लिया था, जो कि उस वक्त एक पैरेलल इकोनॉमी थी, राइट। तो ये है आपका ब्लैक मनी लॉ इन इंडिया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की ओर जिसे हम कवर अप करेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो सरकार का जो एसपीआर प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसमें सरकार ने बोला है कि हम इसमें कुछ फैसिलिटीज ऐड कर रहे हैं। तो 2 फैसिलिटीज हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटीज हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और इसके लिए थोड़े से एक नए प्लेसेस देखे जाएं। एक तो एग्जिस्टिंग प्लेसेस है जहां पे पूरा स्टोर किया जाता है, इसे रिजर्व किया जाता है। अब एक पाइपलाइन में ये एक और जो है प्लेस रखना चाहते हैं, उस प्लेस का नाम है चांदीखोल ओडिशा, फिर पादूर कर्नाटका, और उसके बाद आपका विशाखापट्टनम में ये आता है, एंड फिर फाइनली ये आपका आता है किसमें, ये आता है आपका मैंगलोर में भी है ये, जहां तक मुझे याद है। इसके भी 2 फेज ये लोग चलाएंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 से जो है ये सरकार निकल चुकी है। फेज 1 में इन्होंने, सरकार ने बोला कि हम लोग पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो हम स्टैब्लिश करेंगे विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 5.3 मिलियन मेट्रिक टन एट 3 लोकेशंस, राइट। एंड व्हाट आर दोज लोकेशंस? दोज लोकेशंस विल बी विशाखापट्टनम, पादूर, और फिर आपका क्या कहते हैं, मैंगलोर। द पेट्रोलियम रिजर्व स्टैब्लिश अंडर फेज 1 आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर एंड द क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन दीज रिजर्व्स विल बी यूज्ड ड्यूरिंग ऑयल शॉर्टेज इवेंट। तो होता क्या है कि जब आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर आपको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद फिर कभी कभार ऐसा हो जाए कि 2 देश आपस में लड़ पड़े, तो उसका फिर इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे होता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका में हमेशा तनातनी चलती रहती है, उधर शेल गैस ऑयल है, इधर पूरा उनके नीचे ये क्रूड ऑयल है। तो इसके कारण इसमें जो है ना एक मतलब राइज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारत के भी मतलब जो चीजें हैं सारी महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगे हो गए, फिर उससे जुड़े हुए सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सामान, वो सारे महंगे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसा ना हो और कोई ऐसी ऑयल क्राइसिस ना आए। हालांकि पिछली ऑयल क्राइसिस कब आई थी आप बताइए, आपके लिए पहला सवाल आज का, कि जो ऑयल क्राइसिस आई थी वो कौन से दशक में आई थी, राइट। 5 बड़ी क्राइसिस भारत ने झेली है, उसमें से एक ऑयल क्राइसिस भी था, राइट। तो इसमें जो ऑयल क्राइसिस ना हो तो हम पहले से ही अपने भंडारण बना के रखेंगे, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जहां पर स्टॉक पाइलिंग की जाएगी क्रूड ऑयल के लिए, ताकि कोई भी फ्यूचर में अगर क्रूड ऑयल से रिलेटेड कोई भी क्राइसिस आता है या कोई भी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन होता है तो हम उसे मैनेज कर सके, देख सकें, हम अपने पॉपुलेशन को संभाल सकें, महंगाई इतनी ज्यादा ना बढ़े, सबकी नीड्स, सिक्योरिटी पूरी रहे, मॉनेटरी लॉसेस ना हो। तो इन सब चीजों के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। हालांकि ये प्रोग्राम जिस एग्रीमेंट के तहत काम करता है उस एग्रीमेंट का नाम है इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, जो कि कार्यरत करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत। इसमें कुछ नियम भी हैं कि कम से कम आपको 90 दिनों तक की स्टॉक पाइलिंग, आप ऑयल की जो स्टॉक पाइलिंग है वो आप कर सकते हैं इमरजेंसी में, नेट ऑयल इंपोर्ट का, राइट।
कितने दिन तक, यानी 3 महीने 90 दिनों तक। इन केस ऑफ अ सीवियर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, IEA मेंबर्स में डिसाइड टू रिलीज दीज स्टॉक्स टू द मार्केट एज पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव एक्शन। और अगर कभी कुछ ज्यादा सीरियस डिसरप्शन हुआ तो फिर जो आपने स्टॉक पाइलिंग की हुई है आपको इसे मार्केट में देना भी पड़ सकता है, राइट। तो ये ऐसे कुछ प्रावधान प्रोविजंस इसमें है। भारत इसका एक मेंबर है, तो भारत को भी ये सारे लॉज मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वर फर्स्ट नोटेड इन 1973 इन द यूएस आफ्टर द ओपेक ऑयल क्राइसिस। तो आपको ऑयल क्राइसिस का ईयर तो पता चल गया होगा ना कि कब आया, राइट। आप बताइए ओपेक में भारत ओपेक का मेंबर है या नहीं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए कमेंट थ्रेड में कि इज इंडिया मेंबर ऑफ ओपेक और नॉट। The construction of the strategic crude oil storage facilities in India is being managed by the Indian Strategic Petroleum Reserve Limited। तो ये वो कंपनी है भारत के अंदर में जो इसका पूरा देखरेख करती है, राइट, ISPRL। तो अच्छा कदम है, इसको सही तरीके से अगर करें तो हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे वे में मैनेज कर पाएंगे, राइट। दिस इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब ये वो प्लेसेस हैं, जैसे पाइपलाइन में ये इन्होंने बात की है, इस फैसिलिटीज़ को हम लेके आएंगे कि पाइपलाइन में भी रखेंगे। विशाखापट्टनम आप जानते हैं, पादूर आप जानते हैं, मंगलुरु आप जानते हैं, राइट। चलिए तीसरी स्टोरी पे चलते हैं। कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, क्या है ये एक्सरसाइज? तो भारत की जो नेवल शिप है तलवार, उसने एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज में शिरकत की है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर कंडक्ट की गई थी। ये एक वार्षिक एक्सरसाइज है, ये सब याद रखिएगा कि एनुअल है या बाई एनुअल है। तो ये एक वार्षिक एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना ईस्ट अफ्रीका कोस्ट पर, वेस्ट इंडियन ओशियन में, राइट। इसमें 12 ईस्टर्न अफ्रीकन देशों ने जो है मतलब पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ यूएस ने भी किया, यूके ने भी किया, इंडिया ने भी किया, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैरीटाइम कॉपरेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जिसमें IMO है, UNODC है, इंटरपोल है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है, क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशियन, क्रीमैरियो, ये भी है, राइट। तो ये सब कुछ आप जो है ना थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, किसने किया किसने नहीं किया, स्टेटमेंट बना के बिल्कुल आएगा एग्जाम में। भारत के पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि भारत अपने मैरीटाइम पॉलिसी को लेकर काफी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और भारत के पास एक अलग से पॉलिसी भी है सागर नाम से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस ये है कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, जहां पर इंडियन ओशियन और अरेबियन ओशियन मिलती है, राइट, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, तो ये आपको कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, एशिया से। तो इसका एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का इसमें इंटरेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो रहा है तो फिर आपके ऊपर भी एक थ्रेट की बात आ सकती है। साथ ही साथ इसमें यानी कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में 10 देश हैं जिनके साथ कॉपरेशन भारत को बनाना जरूरी है, अगर अगले 2030 तक में, यानी अगले डिकेड में बात करें 10 सालों में, अगर भारत को एक अच्छी पोजीशन हासिल करनी है। तो सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, कोमोरोस, मेडागास्कर, सीचेल्स, मॉरिशियस और फ्रेंच टेरिटरी ला रियूनियन आइलैंड, राइट, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको भारत को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाइना भी नेवल सुपर पावर में काफी आगे बढ़ रहा है, तो उसके वजह से ऐसी पॉलिसीज पे भारत की नजर जाना लाजमी है और ये होना भी चाहिए। इट्स रिच नेचुरल रिसोर्स प्रोफाइल हैज पुश्ड ग्लोबल players to view the region with increasing interest in the recent years. India's compulsion for energy security and independence on overseas resources has been the biggest pull drawing it closer to the region. तो ये इससे रिलेटेड सारी खबरें थी कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, और इसमें शिरकत लेने वाले देशों, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कुछ और इनिशिएटिव्स हैं मैरीटाइम को लेके, वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जेदा अमेंडमेंट भी है, DCOC और एक DCOC प्लस भी आया था। ये सारे के सारे मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड कॉपरेशन के ऊपर ये सारी बातें करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं इंडियन ओशन कमीशन पे हमने पिछले सेशंस में काफ़ी बातें की हैं, रिम एसोसिएशन में हमने पिछले सेशंस में काफ़ी सारी बातें की, तो वो सब भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा। हम अगली स्टोरी पे चलते हैं, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी ने संसद में रिप्लाई किया है कि टोटल नंबर ऑफ 371 ट्रेनिंग सेंटर्स अंडर गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम वर ओपनड अक्रॉस द कंट्री। तो उन्होंने बोला है कि 371 ट्रेनिंग सेंटर हमने इस स्कीम के तहत ओपन किए, तो ये स्कीम हाईलाइट हो गई। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा 2017 में लॉन्च की गई थी, और इसकी सारी कार्रवाई मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन करेगी जो इस मिनिस्ट्री के तहत आती है, राइट। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि छोटे समय के लिए, लघु अवधि के लिए
जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को लॉन्च करना, ताकि जो भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं और जो यूथ है उनको एक स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एज पर द कॉमन नॉर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द इम्पेनल्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज। इसमें बोला गया है कि मिनिमम ऑफ 70% ट्रेनी जो है होने चाहिए। टोटल ट्रेनी जितने आपके पास आते हैं 70% को आप ट्रेन करेंगे, यानी 10 में से 7 लोगों को आपको ट्रेन करके भेजना है, और इसका पूरा जिम्मा PIA को दिया गया है। मंथली स्टाइपेंड भी इसमें देने की बात की गई है कि 3 महीने की दे सकते हैं। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की इसमें बात की गई है, और भी काफी सारे अलग अलग डिफरेंट बेनिफिशियरी चीजों को इसमें दिया गया है। माइनॉरिटी की जहां तक बात करें, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं भारतीय का संविधान, तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है, ये वर्ड ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है कि इस माइनॉरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। However, the Constitution recognizes the religious and linguistic minorities. संविधान सिर्फ 2 तरीके की माइनॉरिटीज को पहचानता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो आप मुझे बताइए आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि भारत में कितने रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, और उनको जरा लिस्ट अप आप कर दीजिए कमेंट थ्रेड में, राइट, ताकि लोगों को भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल सके। आर्टिकल 29 जो है, इट प्रोवाइड्स दैट, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, it provides that any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. अपने पॉलिटी के इस सीरीज में हमने इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया है। आर्टिकल 29 उससे रिलेटेड क्लॉज 1 क्लॉज 2 उसको हमने बहुत अच्छे से उसमें कवर अप किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। आर्टिकल 30, अंडर द आर्टिकल ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जहां तक आर्टिकल 350B की बात की जाती है, जो कि अमेंडमेंट करके 1956 में 7th अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया, उसमें बोला गया है कि एक स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर यह बात की गई है। गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम और माइनॉरिटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमने इसमें देखा। जो चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपके पास समराइज करके रख दी है। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। निफ्टम बिल की बात करते हैं। पार्लियामेंट ने निफ्टम बिल पास कर दिया है 2021 का। इसमें उन्होंने इसे INI यानी कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया है। हालांकि देश में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कि कुंडली हरियाणा में, यानी जहां मैं हूं अभी हाल फिलहाल, वहां से आप ये लगा लीजिए 15-20 मिनट की दूरी पर ये कैंपस है इनका, और मैं काफी बार यहाँ पे गया भी हुआ हूँ। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT तंजावुर तमिलनाडु में है। इन दोनों को क्लब करके अब एक ही नाम बोला जाएगा कि दोनों निफ्टम है। द बिल विल प्रोवाइड दीज इंस्टीट्यूट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी सो दैट दे कैन स्टार्ट न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक आने वाला जो है एक सेक्टर है, राइट, काफी चैलेंजिंग सेक्टर है और काफी इवॉल्विंग सेक्टर भी है। तो उसको देखते हुए सरकार ने इसमें कदम रख दिया है, एज वेल एज हेल्प देम टू अट्रैक्ट एक्सीलेंट फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड इन एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात इसलिए की गई है क्योंकि अगर आप यूरोप के देशों में जाएंगे, राइट, पोलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, तो वहां पर फूड रिलेटेड कोर्सेज जो हैं काफी बढ़िया काम करते हैं। तो भारत में भी उस तरीके का स्टैंडर्ड बनाने की बात की जा रही है, जिसमें ये 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेजर रोल प्ले करेंगे, और इनमें जुड़ने वाले जो छात्र हैं वो भी मेजर रोल प्ले करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है सर? बेसिकली क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को चूज करती है जिसके थ्रू एजुकेशन बहुत अच्छे से मतलब प्रसार किया जा सके, और जो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकती हैं हाईली स्किल्ड पर्सनल यानी एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने में, तो वो उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे देते हैं, जैसे NITs हो गई, IITs हो गई, राइट। तो उस तरीके से इस इंस्टीट्यूट को भी इसमें लाया गया है। द फर्स्ट रेफरेंस टू इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th शेड्यूल। तो संविधान भी इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस रखता है। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें रेफरेंस दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। दे आर लार्जली सुपरवाइज्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। हाल फिलहाल भारत में कितने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं? तो 130 ऐसे इंस्टीट्यूट से संस्थान है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, निफ्टम बिल 2021। और आज की हमारी आखिरी स्टोरी पे हम बात करेंगे, दैट इज कारगिल विजय दिवस, ये दिल मांगे मोर। तो इसकी 22वीं एनिवर्सरी थी जो 26 जुलाई 2021 को देखी गई। ये दिन उन शहीदों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपनी जान दी, राइट। और जान दी, जीते भी कई लोग, मतलब कई लोगों ने हमें जीत तक भी पहुंचाया, तो बहुत अच्छा था ये। आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 देयर हैड बीन मैनी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये होते रहते हैं, छोटे मोटे तो वैसे ही होते रहते हैं, सीज फायर वायलेशंस वगैरह आप देखते ही रहते हैं।
Both the countries conducted nuclear tests in 1998, which further escalated tensions, and finally the Kargil War in 1999. तो बॉलीवुड वालों ने भी इस पे काफी मूवी बनाई हुई है. कारगिल वॉर, ऑल्सो नोन एज द कारगिल कन्फ्लिक्ट, was fought between May to July of 1999 in the Kargil, now a district in the UT of Ladakh, district of Jammu Kashmir, along the LOC line of control, in which India got the victory. तो भारत को इसमें जीत मिली. इसको दर्जा दिया गया ऑपरेशन विजय के नाम का. राइट, तो ये सब आप याद रखिएगा. ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन समुद्र, ये सारे ऑपरेशन हैं और ये आ सकते हैं एग्जाम में. तो ऑपरेशन विजय कहा जाता है कारगिल के इस कारगिल विजय दिवस में, जो मतलब हमारी हिंद की सेना ने जो परफॉर्मेंस दी. In the year 1999, India and Pakistan signed the Lahore Agreement to mutually resolve the Kashmir issue in a peaceful manner. However, the Pakistani troops began infiltrating toward Indian side of the LOC under Operation Badr. तो उस तरफ से उन्होंने ऑपरेशन बद्र लॉन्च किया, हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया. राइट, सियाचिन में. Indian Army responded by launching Operation Vijay on 3rd May 1999. Pakistan started this war when it had infiltrated into the high altitudes in the Rocky Mountainous region of the Kargil with around 5,000 soldiers and captured it. तो देखिए क्या होता है कि बेसिकली बात मैं ये आपको बता दूं कि जो स्ट्रेटेजिक वॉर्स होती हैं उसमें अगर मान लीजिए कि कोई बंदा ऊंचाई पर है और आप नीचे हैं, तो इसको एक एज मिला हुआ है और यही एज पाकिस्तानी सेना को यहाँ मिला हुआ था. वो हाई एल्टीट्यूड पे थे, हमारी सेना नीचे थी, लेकिन फिर भी हमने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो उनके होश उड़ा देता और वही रास्ता, वही प्लानिंग करके हमने इनको हराया. राइट, ऑपरेशन विजय वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू थ्रो बैक द इंट्रूडर्स हु हैड ट्रीचरसली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी. तो इससे रिलेटेड एक हल्की सी मतलब एक कहानी है इवा जोली अंगामी की. राइट, रात भर की गोलाबारी के बाद उनके साथी ने उनसे पूछा, इवा जोली अंगामी बेसिकली एक सोल्जर थे, उनसे उनके साथी ने पूछा भाई वक्त कितना हुआ है. तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे कटे हुए हाथ में घड़ी बंधी है, तेरे पास ही पड़ी है, देख ले. तो आप जज्बा देख सकते हैं कि कितना बड़ा जज्बा है. राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द कारगिल विजय दिवस. अब हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की ओर. आई स्टेम जो पिछले हमने सेशन में बात की थी उससे रिलेटेड सवाल है. पहला स्टेटमेंट है कि क्या ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है. दूसरा, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री बाय कनेक्टिंग रिसर्चर्स विद रिसोर्सेज. तो कौन सा सही जवाब होगा जरूर बताइएगा. सेकेंड, which of the following statement is correct regarding the criteria on the basis of a site which is designated as UNESCO World Heritage Site. इनमें से क्या क्राइटेरिया होता है, यानी यूनेस्को किस तरीके से एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है. सबसे पहला स्टेटमेंट, अ साइट विच रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस. Second, a site which represents significant ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystems. तो कौन सा सही जवाब होगा जरूर बताइएगा. तीसरा सवाल है गिग इकोनॉमी क्या होती है. चार ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए, आंसर कीजिए, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए, ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए. पिछले सेशन में जो हमने सवाल पूछा था SEZ से रिलेटेड, द करेक्ट आंसर हेयर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू लिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ये नहीं हो सकता, सिर्फ इसके लिए नहीं होता है ये. दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ SEZs आर लोकेटेड इन द कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया. ये सही है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नॉट सी, ये गलत है यहाँ पर. सो बी इज द राइट आंसर हियर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, एविसेनिया मरीना, इसको भी हमने अपने PIB के एनालिसिस सेशन में कवर अप किया है. ये एक तरीके का साल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीसीज है. राइट, तो इसको आपको ध्यान रखना है. द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज हेडमैन नोन एज गांव बूढ़ास कहाँ पे पाया जाता है. तो आसाम, मिजोरम, नागालैंड, इस तरफ ज्यादा इन्हें पाया जाता है. राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. तो द करेक्ट आंसर है इज आसाम. राइट, अगर आपको इकोनॉमी में किसी भी तरीके की परेशानी है तो इकोनॉमी का कोर्स चालू है, आइए एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए. लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस. PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है जिसमें आपको बेहतरीन करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम सेशंस मिलेंगे. पावर ऑफ 10 में तो एक्सीलेंट 10 एडिटोरियल एनालिसिस का आपको सेशन मिलेगा विद डिप एंड रिच इनसाइट्स. तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो दुर्घटना से देर भली, तो देर हो चुकी है, तो दोबारा से आइए, दुर्घटना मत कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए. राइट, और हम मिलेंगे अगले सेशन में. टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद.